वो खद्दर का मैला कुचैला कुर्ता पजामा पहने रहता था, ज़्यादा उसको ध्यान नहीं होता था कपड़ों का अपना। और जहाँ कहीं किसी के घर में रुकते थे अंडरग्राउंड लाइफ में, तो रात को उतार के अपना धोवा लिया और फिर पहन लिया। वो उनका ये था कि उनकी जेब में किताब होती थी, और जिस भी अंडरग्राउंड थे तो जिसके पास जाते थे वहाँ चारपाई पे बैठते ही अपनी किताब निकाल के पढ़ने लगे थे। टाइम वेस्ट नहीं करते थे। हाँ, और ये तो खाली मैं नहीं, मैंने कम से कम 10-12 लोगों ने लिखा है कि वो भगत सिंह किताबों को पढ़ता नहीं, चाटता था किताबों को। अच्छा। यूज टू डेवर द बुक्स। अंग्रेजी में जो लफ्ज़ है ना डेवर, यूज टू डेवर द बुक्स, नॉट रीड द बुक्स। तो ये तो जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं अंग्रेजी के, उन्होंने भी ये माना है। जो किताब पढ़ते थे उसमें जो चीज़ उनको, जैसे रिसर्च स्कॉलर होते हैं तो रिसर्च स्कॉलर अपने नोट्स लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। अपने उसके कोई कोटेशन हो तो उसको नोट कर लिया, तो वो कोटेशन है, बस कोटेशन की किताब है। तो उसमें सब राइटर्स की कोटेशन है, कम से कम 144 राइटर्स की कोटेशन है शायद उसमें। तो एक बार मैंने काउंट करने की कोशिश की थी, देखा था कि कितने राइटर्स की कोटेशन। ये किसने ढूंढी सर उनकी जेल नोट? ये जेल नोटबुक असल में उनकी जेल से उन्होंने ये कुमारी लज्जावती को दी थी। अच्छा। और उससे कहा था कि इसको मेरे पिताजी को नहीं देना। और विजय कुमार सिन्हा जब जेल से बाहर आए, वो अंडमान जेल में चले गए थे उम्र कैद के लिए, तो उनको देना। एक भगत सिंह के जीवन काल में वो एक आयरिश क्रांतिकारी थे, डॉन ब्रीन जी। तो उनकी किताब है अंग्रेजी में माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम। अब वो उसका उन्होंने संक्षिप्त हिंदी अनुवाद किया था। खुद भगत सिंह ने खुद लिखा है, पढ़ो, विचार करो, अगर तर्क पूर्ण लगे तो स्वीकार करो, जी, नहीं तो रद्द करो। मैंने खुद भगत सिंह ने लिखा। जैसे आपने जनरल जी का जिक्र किया, इंसिडेंटली नेपाल में भी भगत सिंह काफ़ी जाने जाते हैं। जी। खुद ही जनरल जी वाले जो कहते हैं, खुद ही मान रहे हैं कि हमारे बीच कुछ गलत किस्म के आंसर घुस गए, उसने ये सारी हिंसा करवाई है और उसने हमारे आंदोलन को बदनाम किया। तो भगत सिंह इसके प्रति सावधान करते थे कि इस तरीके से जो है अपने आंदोलन की कमांड जो है वो इस तरह से किसी दूसरे के हाथ में नहीं जानी चाहिए। तो जो लोग इस समय सांप्रदायिकता फैला रहे हैं वो अंग्रेज़ों का काम कर रहे हैं। जो ब्रिटिश औपनिवेशिकता का ये लाइन थी, उन्हीं की लाइन पे चल के वो समाज को बंटवा रहे हैं। जीवित रहते तो जाहिर है कि उतने ही तेवर के साथ इन सब चीज़ों का विरोध करते जिस तेवर के साथ उस समय कर रहे थे। वो शैलेंद्र ने अपनी कविता में दिया है। शैलेंद्र की कविता है, भगत सिंह ना काया लेना अब तुम भारतवासी की, वरना तुमको मिलेगी सजा आज भी फांसी। अच्छा। तो आज भी जो भगत सिंह बनने की कोशिश करेगा वो मारा ही जाएगा। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आज मैं प्रोफेसर चमन लाल जी के साथ हूं। और प्रोफेसर चमन लाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शिव वर्मा जी और प्रोफेसर चमन लाल जी ने भारत में भगत सिंह जी की वो पहलू दुनिया के सामने लेके आए हैं जिन पर बहुत काम करने की ज़रूरत थी। और एक तरीके से प्रोफेसर चमन लाल जी ने अपना पूरा जीवन शहीद आजम भगत सिंह जी की स्टडी को दे दिया। आज ये हमारे साथ हैं और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। आपसे बात करने की, मिलने की बहुत पुरानी तमन्ना थी और वो आज पूरी हो गई। और अच्छी बात यह है कि भगत सिंह जी का जन्मदिन भी है पास में। एक बार मैं आपके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं। प्रोफेसर चमन लाल जी भारतीय साहित्यकार, अनुवादक, विद्वान और शहीद आजम भगत सिंह जी के ऊपर इन्होंने जीवन भर शोध किया है। 27 अगस्त 1947 को पंजाब के बठिंडा ज़िले के रामपुरा फूल में इनका जन्म हुआ। इन्होंने हिंदी और पंजाबी में उच्च शिक्षा हासिल की और JNU में लंबे समय तक ये प्रोफेसर रहे। भगत सिंह और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन पर अपने शोध और लेखन के लिए ये प्रसिद्ध हैं। करीबन 63 किताबें ये उन पर लिख चुके हैं, जिनमें भगत सिंह रीडर, अंडरस्टैंडिंग भगत सिंह जेल नोटबुक जैसी महत्वपूर्ण किताबों का संपादन, प्रकाशन इन्होंने किया है। वर्तमान में प्रोफेसर चमन लाल जी दिल्ली अभिलेखागार में भगत सिंह अभिलेखागार और संसाधन केंद्र के मानद सलाहकार हैं। इनका मानना है कि भगत सिंह सिर्फ शहीद नहीं बल्कि एक गहरे विचारक भी थे जिनकी सोच आज के समय में उतनी ही प्रासंगिक है। सर,
एक तरीके से आपने अपना पूरा जीवन ही भगत सिंह जी के विचारों के प्रसार के लिए दे दिया। और आप उस साल में जन्मे जब आज़ादी मिली हमें, तो उम्र के इस पड़ाव पे आप अपनी इस यात्रा पे कितना संतुष्ट हैं? मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने जो काम किया है वो प्रोफेशनल हिसाब से नहीं किया। अच्छा। क्योंकि मैं अध्यापक तो यूनिवर्सिटी में भी हिंदी का ही था, तो इतिहास से तो मेरा डायरेक्ट संबंध उस तरीके से नहीं था। और साहित्य में हमारी बहुत सारी किताबें हैं साहित्य आलोचना पे जी। लेकिन ये काम तो हमने अपने शौक़ से किया जी। तो शौक़ से किया, तो इसलिए मुझे उसमें कोई निराशा का कोई कारण नहीं था जी। मुझे ये था कि बस जो जितना मुझे रिस्पांस मिला है तो उसके हिसाब से मुझे संतोष होता गया। जी। मैंने जैसे आपके सवालों में ये सब लोगों का पहला ये होता है कि आपकी रुचि कैसे होगी भगत सिंह में, जी। तो क्यों आपने भगत सिंह, हाँ, इन काम करने की आपको कैसे प्रेरणा हाँ मिली? मतलब वो जी। तो वो सबको मैं एक ही बात कहता हूँ कि भाई ऐसा है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर बच्चे को भगत सिंह का नाम मालूम होता है। और स्कूल में कई बार टीचर कोई जिक्र करता है, कई बार घर में माँ बाप जिक्र करते हैं, और उसमें नाम पता चल जाता है। बहुत बार क्यूरियोसिटी होने लगती है जी। कि भाई कौन थे, क्यों भगत सिंह का इतना नाम है। बहुत सारे घरों में चित्र लगे होते हैं, बहुत सारे होटलों में चित्र लगे होते हैं। कई मेले में पहला फोटो भगत सिंह जी का ही खरीदा। भगत सिंह, तो वो इस वजह से एक तरीके से कहना चाहिए कि बिल्कुल आप जब छोटे होते 3-4 साल के होते तभी से आपको ये नाम पता चल जाता है। जी। तो कुछ बड़े होने पे कई बार दिलचस्पी हो जाती है, जानने की इच्छा हो जाती है, अच्छा कौन थे भाई, क्यों इनका ऐसा नाम है, क्यों फोटो लगा इनका। तो हमारा ये था कि मैंने उसी, एक तो थोड़ा मैं पढ़ने लिखने का शौकीन था, और एक हिंद पॉकेट बुक्स की एक वक्त में एक स्कीम हुआ करती थी कि 1-1 रुपए की वो छोटी पेपर बैग की पॉकेट साइज बुक्स छापते थे वो। हाँ, तो पुस्तक परिवार टाइप था, तो वो 8 रुपए में 9 रुपए की किताब भेज देते थे, मतलब एक किताब एक्स्ट्रा, मतलब 8 किताब। तो मैं अपने कस्बे में रामपुरा फूल में वो मंगवाया करता था, तो वैसे भी लाइब्रेरी भी जाता था, मुझे शौक था। तो उसी में एक किताब मेरे पास भारत के क्रांतिकारी भी आई थी। अच्छा। तो मनोथनाथ गुप्त की थी, वो खुद क्रांतिकारी रहे हैं। तो उसके मुझे 16 या 18 रेखा चित्र थे क्रांतिकारियों के, तो वो थोड़ा मुझे दिलचस्प लगा, और उसको मैंने अपनी मातृभाषा पंजाबी में अनुवाद करना शुरू कर दिया। ट्रांसलेट कर दिया? हाँ, पंजाबी में ट्रांसलेट करना शुरू किया। वो गदर पार्टी के बहुत बड़े लोगों में थे बाबा गुरमुख सिंह। तो बाबा गुरमुख सिंह वहाँ देशभक्त यादगार हॉल के सेक्रेटरी वगैरह थे जी, जालंधर में, तो गदर मेमोरियल हॉल है। तो उसी में वो देशभक्त यादां तो नाम से एक पाक्षिक पत्रिका निकालते थे पंजाबी में जी। तो मैंने उसमें भेजना शुरू कर दिया। तो सारे लेख लगभग उस देशभक्त यादा में छपे, कुछ और पत्रिकाओं में भी छप गए, लेकिन ज़्यादातर सब उसमें छपे। और उसके बाद से मैंने, उस वक्त तो मैंने नहीं सोचा था, अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो सोचता हूँ कि चल मैं उसको इकट्ठा करके किताब छपवा दूँ जी, छपवा देता। लेकिन वो थोड़ा स्टेट के आतंक का दौर था, नक्सल के ऊपर गवर्नमेंट का वो था, तो उसमें 70s के दौर में तो देशभक्त यादगार हॉल ही जो है, बुला लीजिए अंदर आ जाइए। तो उसमें उनके पास ही उसके जो है ना वो अंक नहीं बचे जी। वो उनके पास। तो मैं अपने पुराने, अच्छा मेरे घर में जो अंक रखे हुए होंगे जी, अब वो पुराने ज़माने में 70s की बात बता रहा हूँ मैं, उस समय ना इतना होता था कि अपनी किताबें संभाल के रखो, अपना ये संभाल के रखो। तो घर बदल गया या कहीं अदली बदली हुई तो हमने भी उनको नहीं संभाला, जबकि आज मैं पछताता हूँ कि क्यों नहीं संभाला। रखते हैं, हाँ, रखने चाहिए थे ना। हाँ, तो वो अभी मेरे पास उसमें से 6 लेख हैं। अच्छा। वो मैंने वो दूसरी पत्रिकाओं में छपे हैं। एक प्रीति लड़ी निकलती थी उसमें छपा है, एक पंजाब गवर्नमेंट का निकलता था जागृति उसमें छपा है जी, एक आरसी में छपा है। तो इस तरीके से हैं वो 5-6। जी। और मैंने कई बार विज्ञापन दिए साहित्यिक पत्रिकाओं में कि अगर किसी सज्जन के यहाँ ये पुराने अंक पढ़े हों तो दे जाओ, मुझे बताए, तो मैं आप खुद आके कर लूँ। देशभक्त हॉल
में भी पूरा छान मारा तो कहीं वो मिले नहीं। अच्छा। तो इसलिए वो मैंने वो अब उसको किताब छपने से तो रही, लेकिन उससे शुरुआत हो गई। तो ये समझ लीजिए कि ये 20 साल की उम्र से ये शुरुआत हो गई। उसके बाद उस समय मैं स्कूल में हिंदी टीचर था। उसके बाद से मैं धीरे धीरे अपना पढ़ता गया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो उसके बाद हमारा मेन तो साहित्य ही था। तो साहित्य में रुचि थी, उसमें प्रेमचंद में थी और सब में थी। JNU में PhD करने आ गया, तो JNU में भी सब साहित्य में था। तो यशपाल पे हमने अपना शोध प्रबंध लिखा। तो यशपाल भगत सिंह के साथी थे। साथी थे। तो साथी थे, तो उसी में हमारी थोड़ी फिर रुचि और बढ़ गई। तो भगत सिंह के दस्तावेज जो है ना, मेरा ज़्यादा रुचि भगत सिंह की राइटिंग को ढूंढने में, इकट्ठा करने में। हाँ, क्योंकि भगत सिंह की राइटिंग जो हमारे वक्त तक मिलती थी, तो हालांकि वो भी उसी के आसपास छपी, किताब रूप में 1977 से पहले भगत सिंह की कोई रचना नहीं मिलती थी। अच्छा। छिटपुट लेख मिलते थे सब जगह, कहीं इधर कहीं उधर। तो 73-4 में एक तो हिंदी में पत्रिका निकलती थी मुक्ति, नेत्र जोशी, मंगलेश डबराल और सुरेश सलील ये निकालते थे। तो मुक्ति ने 2 स्पेशल अंक निकाले भगत सिंह के। तो उसमें पहली बार भगत सिंह की रचनाएं एक तरीके से एक संकलन के रूप में, पत्रिका के संकलन के रूप में आई। और उसी समय पंजाबी में हम, पंजाबी के कवि थे अमरजीत चंदन, उन्होंने भी लिखता शीर्षक से तो भगत सिंह की। तो ये सारी जो रचनाएं थी, तो समझ लीजिए कि 30 से कम थे। और 1977 में भगत सिंह की अपनी भतीजी हैं वीरेंद्र सिंधु जी। तो वीरेंद्र सिंधु ने पत्र और दस्तावेज शीर्षक से संकलन निकाला जी। तो ये संकलन राजपाल एंड सन्स ने छपा। उसके अब तक 25-30 संस्करण हो गए होंगे। तो उसमें भी 27-28 कुछ इतनी रचनाएं थी। तो शिव वर्मा का जो प्रणन संकलन है हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में लगभग साथ आया, वो 85 के आसपास ही आया। तो उसमें भी 28-30 और एक जगमोहन सिंह भगत सिंह के भांजे हैं, तो उन्होंने पंजाबी में निकाला भगत सिंह ते उन्होंने साथियों ने लिखता, उसमें 50-55 थे। अच्छा। उसमें 50-55 थे। तो फिर जगमोहन सिंह और मैंने मिलकर कुछ, मुझे हिंदी से रचनाएं अलग से मिल गई थी और उन पंजाबी रचनाओं का हमने अनुवाद वगैरह भी किया। तो भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज राजकमल से पहली बार 1986 में आया। 86 में। अब तक इसके 30 संस्करण, 25-30 संस्करण निकल गए। उसमें कितनी राइटिंग्स हैं उनकी? कितनी राइटिंग्स हैं उसमें? उसमें जो है करीब, उसमें क्योंकि उनके साथियों के दस्तावेज भी शामिल हैं, तो उसमें करीब 70-75 जी, 80 भी हो सकते हैं। और लेकिन उसमें सुखदेव के या दूसरे साथियों के भी हैं। मेरी दिलचस्पी इस बात में हो गई कि मुझे अकेले भगत सिंह की रचनाएं ढूंढने हैं और उनका अकेले का संकलन अलग से निकालना। लिखता वैसे अकेले भगत सिंह का ही था और पत्र और दस्तावेज भी अकेले भगत सिंह के थे। और हमने फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ के जब शुरू किया काम, तो पत्र पत्रिकाओं में एक तो जैसे ये मुक्ति के अंक थे, इसमें से देखे। फिर मैं जब JNU पढ़ने आ गया था, तो JNU आने के बाद मैं तीन मूर्ति और नेशनल आर्काइव इस तरह की जगह पर जाना शुरू किया जी। और देश के कोने कोने में हिंदी पत्र पत्रिकाएँ निकलती थी पुराने ज़माने की। उसमें से कहीं एक मिल गई, कहीं दो मिल गई, कहीं तीन मिल गई। तो हमने फिर ये आधार प्रकाशन है पंचकूला में, तो उससे भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज 2004 में निकाले और उसमें करीब 80-82 के करीब आ गए थे। और उसमें एक भगत सिंह के जीवन काल में ही, वो एक आयरिश क्रांतिकारी थे डॉन ब्रीन जी। तो उनकी किताब है अंग्रेज़ी में माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम। अब वो उसका उन्होंने संक्षिप्त हिंदी अनुवाद किया था। किसी ने उसकी अंग्रेज़ी वाली किताब देखी नहीं हो, हमने देखी, वो द्वारकादास लाइब्रेरी में थी, अब भी चंडीगढ़ में है। बड़ी किताब है वो, 300-350 पेज की जी। उसमें फ़ोटोग्राफ है बहुत सारे। तो भगत सिंह ने उसका संक्षिप्तीकरण किया कोई 13 अध्याय में और करीब 50-60 पेज में हिंदी में। तो
वो भी उसको हमने बाद में जाके स्पष्ट किया कि ये संक्षिप्तीकरण है, क्योंकि हमें भी तब तक पता नहीं था जब तक देखी नहीं थी आपने मूल किताब नहीं देखी। तो वो किताब की समीक्षा 1926 के आसपास प्रताप पत्रिका, जिसमें वो खुद काम करते थे कानपुर में, गणेश शंकर विद्यार्थी के, तो उसमें एक पन्ने की छोटी सी समीक्षा छपी हुई थी, मेरी कहानी नाम से वो छपी थी। तो वो मैंने, तब हमें लगा कि अच्छा, उसको बाद में राजशेखर व्यास ने भी छापा है कई तरह से करके। अभी हाल में उस किताब का शायद कोई दूसरा संस्करण रहा होगा, जिसकी वो भी बैंड हुई, उसकी कापी इंग्लैंड में है और किसी ने हिंदी में छापी है, राजवंती मान ने। लेकिन राजवंती मान रोहतक की है। राजवंती मान, अच्छा रोहतक के हैं। हाँ, तो वो हरियाणा की वो डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुई हैं आर्काइव से, तो लंदन जाती रहती है, उनकी बेटी हैं, तो वहाँ से उन्होंने काफ़ी कुछ बैंड लिटरेचर निकाला। लेकिन ये जो पुस्तक उन्होंने छापी एक पुस्तक के अंदर, तो ये उसकी उनकी सूचना गलत है कि ये उनको मैंने एक तरीके से बैंड लिटरेचर के तौर पे जैसे पहला संस्करण हो ऐसे, तो ये संस्करण पहला नहीं है। वो हमारे पास पहले संस्करण की बाकायदे फ़ोटो है मेरी कहानी की, और उसका प्रताप में उसकी समीक्षा भी छपी हुई है। तो वो मैंने उसमें उसकी ₹1 प्राइस थी, तो उसमें तो ये मैंने ये भी हमने उसी में कलेक्ट कर दिया। तो वो इसके बाद से तो फिर हमारी वो प्रक्रिया ही शुरू हो गई कि चलता रहा, मतलब कहीं से खोजो। फिर 2007 में जब भगत सिंह की जन्म शताब्दी आई, तो ये हमारी दोनों किताबें बहुत पॉपुलर हो गई थी। ये वो राजकमल वाली आज भी इतनी पॉपुलर है जितनी पहले थी, बावजूद इसके वो और बहुत सारे संस्करण निकल गए। इनकी भी खूब चलने लग रही थी आधार वालों की। तो भारत सरकार ने चाहा कि वो सेंटिनरी मनाए, और मेरे पास प्रकाशन विभाग के लोग आए, तो हमने कहा कि मेरी तो दिलचस्पी उनकी रचनाओं को ही कलेक्ट करने में है, तो मैं आपको उनकी रचनाएं ही कलेक्ट करके दूंगा। तब तक मैं कुछ और रचनाएं कलेक्ट कर चुका था, तो उसमें मान लीजिए 85 के करीब रही होंगी। तो इस तक आते आते जो 2007 में इन्होंने छापा शहीद भगत सिंह दस्तावेजों के आईने में, तो उसमें तब तक 100 हो गई थी, 100 रचनाएं हो गई थी। काफ़ी हाँ, तो 100 रचनाओं को यात्रा है। हाँ, शहीद भगत सिंह दस्तावेजों के आईने में, तो वो 100 रचनाओं का एक संकलन, और ये दिल्ली में रिलीज़ हुआ था। तो उसमें कुलदीप नैयर भी थे, भगत सिंह के परिवार के लोग भी थे, प्रियरंजन मुंशी उसमें मिनिस्टर थे, तो ये सब लोग थे उसमें। मोहम्मद सलीम वगैरह MP थे, वो भी आए हुए थे। तो उसमें 2 किताबें चाहते थे, जीवनी भी चाहते थे। तो मैंने कहा जीवनी में तो मेरा अपना नहीं है। तो फिर वो मालविंदर जी सिंह वड़ैच को उन्होंने जीवनी लिखने के लिए कहा, तो उन्होंने इटर्नल रेबल शीर्षक से अंग्रेज़ी में जीवनी लिख के दिया, और हमने हिंदी में ये संकलन करके दिया। तो दोनों किताबें एक साथ रिलीज़ हुई थी। जी जी। अब उसके बाद से हमें और रचनाएं मिलती गई ओके। लगातार। मान लीजिए मैंने 2020 में ये प्रकाशन विभाग वालों का ही जब दूसरा एडिशन निकला, तब तक वो 130 रचनाएं हो गई थी। तो उन्होंने 4 खंडों में अब निकाली हुई है। एक में पत्र और दस्तावेज पत्र हैं, एक में लेख हैं, एक में ये अनुवाद है। और इसी बीच अंग्रेज़ी में हमें हार्पर कॉलन ने साइन कर दिया कि आप भगत सिंह रीडर तैयार कर दीजिए। तो भगत सिंह रीडर 2019 में आया अंग्रेज़ी में, तो उसमें 130 थी। तो वही 130 रचनाएं फिर जो कम थी उसमें प्रकाशन विभाग वाले में हिंदी में, तो उसको भी हमने अपडेट करके 130 ही कर दिया। अच्छा। और उसका उर्दू तर्जमा मैंने उनसे कहा था कि कार्यक्रम में कि इसका कम से कम उर्दू में तर्जमा और बंगाली में तर्जमा करवाइए, और ताकि पाकिस्तान में भी लोग पढ़ सकें। तो उर्दू में तर्जमा वो छपा 2014 में, तो उसमें 125-26 तक हो गए थे। अभी नए हार्पर कॉलिन का नया एडिशन निकलना है, अभी 2-4-6 महीने, 5 और रचनाएं मिल गई। अच्छा। तो 135 तक अब तक पूरी रचनाएं उनकी 135 तक ले आए हैं आप। हाँ, तो 135 वाला जो एडिशन है हार्पर कॉलिन का, ये अभी अगले 23 मार्च को। किस नाम से आएगा? ये भगत सिंह रीडर, उसका नाम द भगत सिंह रीडर है। अच्छा। द भगत सिंह रीडर वो हार्पर कॉलिन का है। तो उसमें 2019 में निकला था, अब वो सेकंड एडिशन उसका आना है। बहुत बढ़िया। तो जो 5 कम है हिंदी में, तो वो सब में ऐड हो जाएंगी अपने प्रक्रिया में धीरे धीरे। तो ये तो रचनाओं की यात्रा है उनकी। जी।
सर आज के समय में जेन जी एक आंदोलन चल रहा है, पूरी दुनिया में चर्चाएं हो रही हैं और युवा मतलब केंद्र में हैं उसके। तो युवाओं के लिए भगत सिंह की सबसे बड़ी सीख क्या है, अगर उनसे हम कुछ सीखना चाहें? क्योंकि उनका त्याग, तपस्या, बलिदान सब पता है लोगों को, लेकिन यूथ क्या सीखे उनसे आज के समय? नहीं, यूथ को देखिए, बेसिक चीज़ ये है कि यूथ भावुक भी होते हैं, ऊर्जा भी होती है, सक्रियता भी होती है उनमें, कुछ ना कुछ वो गलत रास्ता भी पकड़ सकते हैं, सही रास्ता भी पकड़ सकते हैं। जी। सही रास्ता पकड़ते हैं तो बहुत कुछ अचीव भी करते हैं वो, किसी भी क्षेत्र में जाएं, वो साइंस के क्षेत्र में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं। लेकिन जो राजनीति के क्षेत्र में है, जो खासतौर पे क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होते हैं जी। तो उनके लिए अगर मान लीजिए भगत सिंह उनको आकर्षित करता है, तो भगत सिंह को जब उनको आकर्षित करता है तो उनको खाली चेहरा या उनकी कहानियाँ तक नहीं सीमित रहना चाहिए, उनको उसके विचारों तक जाना चाहिए। उसकी जो राइटिंग है वो पढ़नी चाहिए, उसके बाद से बने वो सोचना चाहिए। खुद भगत सिंह ने खुद लिखा है, पढ़ो, विचार करो, अगर तर्क पूर्ण लगे तो स्वीकार करो, जी। नहीं तो रद्द करो। मैंने खुद भगत सिंह ने लिखा। तो इसलिए हम पहली बात तो युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि उनको इस तरीके से अपनाना चाहिए कि उनके विचार को देखें, उनके विचार को पढ़ें, तर्कपूर्ण ढंग से पढ़ें, ना कि भावुक होकर पढ़ें। और पढ़ते हुए अगर उनके मस्तिष्क को वो अपील करता है और उनको दलील उनको अच्छी लगती है तो अपनाएं। जब अपनाएंगे तो उसके बाद से मैंने ये है कि फिर उसको जीवन में कैसे प्रैक्टिस करें। अब जीवन में प्रैक्टिस करना, भगत सिंह का समय अलग था, आज का समय अलग, तो हर वक्त अलग होता है। जैसे आपने जनरल जी का जिक्र किया, इंसिडेंटली नेपाल में भी भगत सिंह काफ़ी जाने जाते हैं। जी। बाबूराव भट्टराय हमारे JNU के स्टूडेंट भी रहे हैं, बाद में प्राइम मिनिस्टर भी रहे, तो उनको भी हमने, प्रचंड को भी हमने ये भगत सिंह के दस्तावेज़ों की कापियाँ दी थी। अच्छा। अभी भी मैं गया हुआ था काठमांडू, तो बाबूराव भट्टराय के घर भी दोस्त भी हैं पुराने, JNU में इकट्ठे थे, तो उनको भगत सिंह रीडर की कापी भी मैं दिख रहा था। बाबूराव भट्टराय की बेटी भी JNU की ही अलमनी है, वो भी सक्रिय है वहाँ पॉलिटिक्स में। तो ये है कि अभी जो कुछ हो रहा है तो उसमें जिस तरह की चीज़ें खुद ही जनरल जी वाले जो कहते हैं, खुद ही मान रहे हैं कि हमारे बीच कुछ गलत किस्म के आंसर घुस गए, उसने ये सारी हिंसा करवाई है और उसने हमारे आंदोलन को बदनाम किया। तो भगत सिंह इसके प्रति सावधान करते थे कि इस तरीके से जो है अपने आंदोलन की कमांड जो है वो इस तरह से किसी दूसरे के हाथ में नहीं जानी चाहिए। तो वो मैंने इस तरह की हिंसा को तो खुद भी वो नहीं चाहते, क्योंकि जो एक अराजक हिंसा है ना, अराजक हिंसा से तो कुछ अचीव नहीं होता। उन्हें नेपाल में भी कुछ अचीव नहीं हुआ। जो अराजक हिंसा हुई है उस अराजक हिंसा ने, बल्कि जो कुछ ठीक है, जो प्रेजेंट रजीम था, चाहे वो मार्क्सिस्ट हो, जो भी हो, उसने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, बहुत सारी लोगों में बदनाम भी हुए होंगे, उसके प्रति गुस्सा भी जरूर हुआ, लेकिन उसका जवाब अराजक हिंसा में नहीं था। माने इनमें बहुत सारे लोग समझदार हैं, खुद मानते हैं कि ये मैंने हमें इस तरह से नहीं। तो ये कहना मतलब है कि भगत सिंह जो आपको सिखाते हैं युवाओं को, वो तार्किक ढंग से चीज़ों को समझना सिखाते हैं। पहले तार्किक ढंग से समझिए, उसके बाद से अपनी परिस्थितियों के अनुसार आपको आंदोलन करिए। और ख़ास तौर पे ये जो किसान आंदोलन हुआ है जी, जिसकी जीत हुई है, इसके में बहुत बड़ी भूमिका में भगत सिंह के विचारों की मानता हूँ, क्योंकि किसान आंदोलन ने भगत सिंह के विचारों को अपनाया। बहुत जो तीखे ख्यालात के लोग भी थे, जो जिनकी पुरानी बैकग्राउंड नक्सल वगैरह भी रही हो सकती है, उन लोगों ने भी ये सोचा कि अगर हम पुलिस के ऊपर पलट के वार करेंगे, ढेला फेंकेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हमारा आंदोलन क्रश खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो भी पुलिस जुल्म करे उसको चुपचाप बर्दाश्त करना है। तो ये किसानों ने, सबसे जो रेडिकल किस्म के किसान भी थे, वो लोग भी रास्ते में रुक के बैठ जाते थे, लाठियाँ खा लेते थे, आंसू गैस झेल लेते थे, लेकिन पलट के वार नहीं करते थे। इससे जनता के मन में उनके प्रति सहानुभूति पैदा हुई, उनका साथ मिला उनको जनता का, और धीरे धीरे वो अल्टीमेटली फिर वो इतना ज़्यादा उन्होंने अत्याचार सहा
कि सारी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया इनके हक में होगी। तो अल्टीमेटली इतने बड़े जो कहना चाहिए कि फासिस्ट शासक को भी घुटने टेकने पड़े उनकी बात मान के। हालांकि बहुत सारी बातें उनकी अभी भी नहीं मानी गई, लेकिन कम से कम साइकोलॉजिकल रूप में ये हुआ कि एक ऐसी सरकार को उन्होंने झुका दिया जो पिछले 10 साल से इतना जुल्म कर रही थी कि किसी की सुनते नहीं थे। तो ये इसमें भगत सिंह के विचारों की ताकत है जी। तो मैंने भगत सिंह के विचारों को उन्होंने अप्रोप्रिएट किया था कि अगर हम इस तरह से करें, वरना तो मैंने लोग जो कहते हैं ना कि भगत सिंह का रास्ता बम पिस्तौल का रास्ता, वो तो गलत कहते। भगत सिंह का रास्ता बम पिस्तौल का रास्ता कतई नहीं। मैंने बम पिस्तौलों की बात तो उन्होंने जरूर की है, लेकिन उन्होंने बात की है कि सस्टेन रेजिस्टेंस मूवमेंट और जन आंदोलन से तो कहते भी थे कि महात्मा गांधी से सीखना चाहिए कि कैसे जनता को करीब जाना है, जनता के साथ आना चाहिए। तो ये उनका जी सर, अब पिछले काफ़ी समय से देश में जो सांप्रदायिकता है उस पर देश के लोगों के भी विचार और देश की सत्ता के विचार भी काफ़ी बदल गए हैं और एक किस्म से सांप्रदायिक जो विद्वेष है वो लोगों में फैलता जा रहा है। ऐसे दौर में भगत सिंह की सोच क्या कहती, देश को कैसे रास्ता दिखाती? भगत सिंह ने तो साफ तौर पे सांप्रदायिकता के सवाल को एड्रेस किया। उन्होंने सांप्रदायिकता के सवाल को भी एड्रेस किया, उन्होंने जातिवाद के सवाल को भी एड्रेस किया, धर्मनिरपेक्षता को भी। तो वो मैंने उनके बहुत महत्वपूर्ण लेख हैं, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम। तो साफ तौर पे उन्होंने सांप्रदायिकता की कठोर निंदा की है और सीखने को कहा है कि ये धर्म ये नहीं सिखाता कि इस तरीके से एक दूसरे से लड़ो, एक दूसरे के ऊपर हमले करो। तो वो बड़े उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से समझाया है जी कि किस तरीके से अगर आपको धर्म में विश्वास भी है तो कुछ चीज़ें सारे धर्मों में समान हैं। सच बोलो, बेईमानी ना करो, साथ दो जो भी आसपास के पड़ोस के लोग हैं, तो सबसे प्यार करो। तो ये सारे धर्मों में यही कहा जाता है। और फिर एक उसका दार्शनिक पक्ष है, तो कोई एक ईश्वरवादी है, कोई अनिश्वरवादी है, कोई मैंने बहु ईश्वरवादी है। तो वो एक दार्शनिक पक्ष है, तो उसमें किसी का कुछ मतलब मतभेद हो, जो भी हो, लेकिन अगर वो कहते हैं कि एक तीसरा पक्ष है कर्मकांड, रिचुअलिस्टिक, रीति रिवाज, हर तरीके के झूठे भरम, तो उन्होंने कहा ये तीसरा पक्ष जो है कर्मकांडी पक्ष, ये सबसे खतरनाक पक्ष है। अगर पहला पक्ष और तीसरा पक्ष मिल जाते हैं तो धर्म से किसी को कोई खतरा नहीं है, लोग अपना अपना धर्म मानते हैं, अपने अपने विश्वास तो में करते हैं। लेकिन अगर दूसरा और तीसरा पक्ष मिल जाते हैं, माने दार्शनिक पक्ष और ये कर्मकांडी पक्ष, तब धर्म समाज के लिए खतरा है। तो इसलिए तो वो और आज़ादी और हमारा स्वतंत्रता संग्राम में भी ये सारी बातें कहते हैं कि कैसे आज़ादी संग्राम में जब धर्म का दखल होता है तो आज़ादी मिलनी कितनी मुश्किल हो जाती है। अंग्रेज़ों के लिए कितना आसान हो जाता है, आपस में धर्म के तौर पर लड़ाते जाओ और जनता में एकता होगी नहीं तो आज़ादी। तो इसलिए वो तो बहुत स्पष्ट है। तो जो लोग इस समय सांप्रदायिकता फैला रहे हैं वो अंग्रेज़ों का काम कर रहे हैं। जो ब्रिटिश औपनिवेशिकता का ये लाइन थी, उन्हीं की लाइन पे चल के वो समाज को बंटवा रहे हैं। तो वो इस मामले में तो भगत सिंह का नाम तो वो लेते हैं, लेकिन भगत सिंह के विचार के तो पास भी नहीं फटकते वो, क्योंकि भगत सिंह के विचार उनके लिए एक ज्वलंत अग्नि की तरह है, क्योंकि अगर उनको अपनाएंगे तो उनका अपना ही सब कुछ खत्म होता है। तो ये है इसमें। मेरा अगला सवाल यही था कि राजनीति में अक्सर लोग भगत सिंह को याद करते हैं, पॉलिटिकल लोग, पर जब बात उनके कामों को फॉलो करने की आती है तो फिर भूल जाते हैं वो सब लोग। अरे कुछ संगठन हैं जो थोड़ा बहुत फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जैसे वो ज़्यादातर वामपंथी संगठन हैं। तो वामपंथी संगठनों ने ही, जो कि उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई थी, स्टूडेंट यूनियन बनाई थी, तो उसी की तर्ज पे हर तरह के वामपंथी संगठन जो हैं वो नौजवान भारत सभा बनाते हैं। कोई जनवादी नौजवान सभा बनाता है, कोई भारत नौजवान सभा बनाता है, कोई स्टूडेंट यूनियन बनाता है, वो SUCI के हैं, CPI के हैं, CPM के हैं, और तरह तरह के वामपंथी संगठन। पर वो पहुंच नहीं पा रहे उतनी नहीं, वो कोशिश करते हैं, वो कम से कम वो इतनी कोशिश करते हैं कि वो उनके विचारों को ज़्यादा प्रचारित करते हैं। तो इसलिए वो ये पाखंड वगैरह नहीं करते, तो विचारों को, लेकिन जिस हद तक उन्हें जाना चाहिए था उस हद तक वो नहीं गए। मैंने जितना वो भी, मैंने उसमें भी थोड़ी ना रिचुअलिज्म आ जाता है, और रिचुअलिज्म की वजह से एक दिन बना लिया, उस दिन बात कर ली विचारों पे, बात के लिए
डेली प्रैक्टिस में उसको यूज़ नहीं करते। तो ये इसमें समस्या आती है। सर, आप काफ़ी समय से इस बात के वकालत करते हो, आप जगह जगह जाके बच्चों से भी कहते हो, सरकार से भी कहते हो कि स्कूल कॉलेज में भगत सिंह की रचनाएं अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? नहीं, ऐसा है कि अब स्कूल कॉलेज में सरकार का तो हमेशा यही जवाब होता है कि हमारे स्कूलों की किताबों में भगत सिंह के बारे में पढ़ाया जाता है। पढ़ाया क्या जाता है, वो कोई ना कोई रेखा चित्र या कोई उनकी कुछ सच्ची झूठी कहानी मिला जुला के पढ़ाई जाती है। तो वो कहानी के रूप में पढ़ाई जाती है ना, तो उसका कोई ख़ास असर नहीं होता। नहीं, अब जो ख़ास तौर पे बड़ी क्लासों के बच्चे हैं, माने 8वीं से ऊपर के 8वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए जो इतिहास की किताबें हैं या सामाजिक विज्ञान की किताबें हैं, यहाँ तक कि साहित्य वाली किताबें भी क्यों ना हों, तो उसमें जो अगर भगत सिंह के कुछ लेख ऐसे हैं जो उनकी चेतना को बनाने के काम करते हैं। ये सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज मान लीजिए स्कूल में पढ़ाया जाता हो, तो वो बच्चा जो स्कूल में पढ़ के आएगा तो वो तो सांप्रदायिक नहीं बनेगा, वो जितना चाहे कोशिश कर ले नहीं बनेगा वो। लेकिन जब उसने नहीं पढ़ा है तो फिर वो जो कहते थे वो उसके हिसाब से चलते हैं, और तब वो खाली ये संगठन होते हैं जो इन लेखों को चर्चा करते हैं मीटिंगों में। तो स्कूल में पढ़ाने से ये असर होता है जी। तो इस तरीके से वैसे ही अछूत समस्या है, तो अछूत समस्या में उन्होंने जातिवाद को पूरी तरह से उसको उघाड़ा है और इतना सख्त लिखा है कि आपकी रसोई में एक कुत्ता तो घुस सकता है लेकिन मनुष्य का पाँव नहीं घुस सकता। अगर मनुष्य का पाँव पड़ गया तो आपकी रसोई पवित्र हो जाती है। तो वो इस तरीके से उन्होंने इस तरह की सामाजिक समस्याओं को एड्रेस किया है जी। जो किसी पार्टी ने आज तक ऐसा नहीं किया। मैंने वो दिखावे के लिए कुछ ना कुछ दलितों के भी सबसे बड़े मसीहा बने रहते हैं, SC/ST के मसीहा बने रहते हैं, हमने रिजर्वेशन कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार में क्या मैंने ब्राह्मण जाट जमींदार वो दलितों की लड़कियों से शादी करते हैं या उनके लड़कियां उनके लड़कों से शादी करते हैं? किसी समाज का पैमाना ये है कि जब उसमें, जिसको कहना चाहिए कि ये डॉक्टर अम्बेडकर का भी यही कहना है, जब तक इंटर रिलीजियस और इंटर कास्ट मैरिजेज नहीं होंगी तब तक ये समाज बदलेगा ही नहीं। मैसिव लेवल पे इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेज होनी चाहिए, और वही सांप्रदायिकता को भी ख़त्म करेगा, जातिवाद को भी ख़त्म करेगा। लेकिन वो कोई नहीं करता। मैंने अब तो उल्टी बात हो गई है। मैंने कम से कम कांग्रेसी सरकारों में इंटरकास्ट मैरिज करने पे 5,50,000, 15,000, 2 लाख के इनाम होते थे। अब भी कागजों में है, अब बताइए, जो सरकार खुद ही जातिवाद फैलाती है और उसको इतना वो करती है तो इंटरकास्ट मैरिज करने देगी, उसको उत्साह देगी? जबकि करना चाहिए, सरकारी तौर पर ये पॉलिसी है कि आपको 5 लाख रुपए देने चाहिए जो एक दलित और नॉन दलित शादी करता है, तो नहीं करेंगे। क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी कदम है जो उठाए जा सकते हैं युवाओं के बीच में भगत सिंह को की विचारधारा को पहुंचाने के? सबसे ज़रूरी तो वही है कि जितनी उसके किताबें हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, लेख हैं, वो जितना, अब वो बड़ी बड़ी किताबें तो एकेडमिशियन पढ़ते हैं, लेकिन छोटी छोटी किताबें, पैम्फलेट छोटे छोटे, 2 लेख, 4 लेख, 5 लेख, तो इस तरह से ये जो जन संगठन होते हैं इनको ये काम करना चाहिए कि 5-10 महत्वपूर्ण लेख तो 5 रुपये में, 10 रुपये में। मुझे मालूम है कि स्वामी अग्निवेश एक काम किया करते थे, तो स्वामी अग्निवेश थे तो अपना वो रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा वो बड़े पैमाने पे छपवाते थे और स्कूलों में जाते थे, जगह जगह 5 रुपये में उसको, इतनी छोटी सी किताब पर 5 रुपये में बेच। वही किताब बड़े बड़े पब्लिशर 100 में भी छापते हैं, 500 में भी छापते हैं, 200 में भी छापते हैं। मैंने ऐसा ही है, भगत सिंह की किताबें भी ऐसी हैं। भगत सिंह की डायरी, भगत सिंह का अपना पोता जो है वो 1000 रुपये का एडिशन निकाला हुआ है, वो उसने कॉफ़ी टेबल बुक बना रखी है, वो राष्ट्रपति से उसका उद्घाटन करवाता है। तो वो मैंने, और दूसरी तरफ ये है कि सरकारों ने, पंजाब गवर्नमेंट ने भी फ्री छापा हुआ है उसको, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी फ्री छापा हुआ है। हरियाणा गवर्नमेंट ने हिंदी में छापा, जेल नोटबुक को पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाबी में छापा। तो मैंने इसका दायरा इतना जो है कि वो फ्री में भी छपती है, फ्री में जो छपती है उसका लोगों को पता ही नहीं चलता, वो सरकारी दफ्तरों के स्टोरों में बंद पड़ी रहती है। तो लेकिन ये जो संगठन है, जन संगठन,
जी। ये जरूर, चाहे मजदूरों का संगठन हो, किसानों का संगठन हो, ये अगर 10-10 रुपए में, 20-20 रुपए में, 5-5 रुपए में वो छाप के ऐसी पुस्तकें मैसिव स्केल पे बांटते हैं, 5-10 रुपए 20 रुपए खर्चना भी आसान होता है, तो वो पॉपुलर इसी तरीके से ज़्यादा विचार फैल सकते हैं। सर, ऐसी कौन सी किताब आप रिकमेंड करेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि कम से कम ये किताब तो भगत सिंह की आप पढ़ ही लो? देखिए, मैं इसको 2-3 हिस्सों में इसका जवाब दूंगा। अगर तो भगत सिंह की जीवनी पढ़नी हो जी। तब तो सबसे अच्छी जीवनी उनकी भतीजी वीरेंद्र संधू की लिखी हुई है, युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। जी। तो पूरे 3 पीढ़ियों का उसमें, पूरी भगत सिंह के ऊपर केंद्रित है, लेकिन 3 पीढ़ियों का उसमें इतिहास है। वीरेंद्र सिंधु की किताब में राजपाल एंड सन्स से उसके 25-30 एडिशन निकल चुके हैं, और उसमें दादा अर्जुन सिंह की पीढ़ी का भी है, उनके पिता किशन सिंह की पीढ़ी का भी है, और लास्ट फोकस भगत सिंह पे भी है। तो वो तीनों पीढ़ियों की सबसे ऑथेंटिक है वो। जी। तो बाकी जितनी किताबें उसी के बेस पे हम लोगों ने भी जीवनियाँ लिखी हैं, बड़े साहब ने लिखी है, लेकिन उनके पॉलिटिकल लाइफ पे भी बहुत सारे लोगों ने अच्छी किताबें लिखी हैं। जैसे A.G. नूरानी की किताब है द ट्रायल ऑफ भगत सिंह के मुकदमे के बारे में। अच्छा। सबसे अच्छी किताबों में वो ट्रायल ऑफ भगत सिंह है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी रचनाओं की जो छोटे संकलन हैं, तो वो जैसे मैं यहाँ लेकर नहीं आया तो वो कार में पड़ा हुआ हमारा जो भगत सिंह आर्काइव है, तो हमने उसमें एक बुकलेट 4-5 लेखों की बनाई है। तो उसमें सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज है, और मजहब और हमारी आज़ादी की जंग है, विद्यार्थियों के नाम संदेश है। वो चारों भाषाओं में, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, चारों में लिखते थे, उनके अपने हाथ के लिखे हुए कार्ड मिला के भी। तो वो हम आर्काइव की तरफ से जब छपवाते हैं तो आर्काइव में जो आता है उसको भी कॉपी देते हैं। जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो वह हम मुफ्त में, फ्री में बांटते भी हैं। लेकिन वो बांटेगा वही जिसको थोड़ा पैशन होता है। जब मैं जाता हूँ कहीं तो मैं ले जाता हूँ, बांटता रहता हूँ, लेकिन हमारा जो स्टाफ है दिल्ली आर्काइव का, वो नहीं करेगा ये काम। तो वो सरकारी नौकरी है उसकी, उसको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो लेकिन ये है कि ये काम करने वाले हैं कि ये जन संगठनों को पुस्तकें जिसमें 5-10 लेख हो जरूरी, तो वो छाप के जहाँ भी हो वहाँ अपना मराठी में एक अंक होता है, मराठी में बहुत पॉपुलर है। मराठी में पूरी भगत सिंह की रचनावली भी पॉपुलर है, और 10-12 संकलन निकले हैं उसके, और छोटी पुस्तकें भी वो वहाँ चलती हैं। तमिलनाडु में बहुत पॉपुलर है भगत सिंह। तो वो पेरियार को, चूँकि पेरियार ने वाया मैन एथियस्ट का सबसे पहला अनुवाद उन्होंने करवाया था तमिल में 1934 में। तो वो मैंने, ये है भगत सिंह की लोकप्रियता सब जगह है, लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसमें एक तारतम्य, तो अपने अपनी जगह लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। तो वो इसको एक मैंने, लेकिन फिर भी जहाँ भी संगठन हो तो उनको ज़्यादा जोर इसी बात पे देना चाहिए। अब रचनाएं 5-7 शामिल हो, उसमें 2-3 पन्ने में आप भगत सिंह की छोटी सी जीवन कथा लिख दो, तो ये थोड़ी सी जानकारी तो चलो देनी चाहिए, उतनी दे दो, लेकिन ज़्यादा उनकी रचनाएं शामिल करो, ताकि जब युवा पढ़ें तो वो विचारों से प्रभावित हो, वो केवल जीवनी तक सीमित ना रहे। तो ये, और अगर भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज पढ़ने हों तो सबसे लेटेस्ट किस में जो सबसे ज़्यादा मिल जाएंगे? देखिए, हिंदी में ये भारत सरकार की जो किताब है भगत सिंह संपूर्ण लेखन, ये 4 खंडों में है। मैंने हमारा वही पहले 2007 वाले एडिशन का एक स्टैंडर्ड एडिशन है ये। तो उसमें एक वॉल्यूम में था शहीद भगत सिंह दस्तावेजों के आईने में। ओके। अब जो है 4 खंडों में है। पहले में पत्र हैं, पत्र और अदालती बयान, और एक में लेख है, चांद का फांसी अंक, एक में रेखा चित्र है। वो चांद के फांसी अंक में 37-38 लेख थे जो भगत सिंह वगैरह ने लिखे थे। तो एक वॉल्यूम में वो सब शामिल है, और एक वॉल्यूम में जो इस किताब का उन्होंने अनुवाद किया था डॉन ब्रीन वाला, वो है। तो ये इसमें अब तक की लेटेस्ट जो कंप्लीट है वो इसमें। मराठी में भी इतना ही एक वॉल्यूम में हुआ है। अंग्रेजी में वो हार्पर कॉलिन वाला एडिशन है हमारा, एडिट किया हुआ। जी। अगर आज भगत सिंह जिंदा होते तो वो किन मुद्दों पे सबसे ज़्यादा मुखरता से बात करते? वो तो एक मैंने जिसको कहना चाहिए कि
ये स्पेकुलेशन है। मैंने क्या वो संतुष्ट होते आज के नहीं, हालात से? संतुष्ट तो कतई नहीं होते, संतुष्ट होने का तो सवाल नहीं पैदा होता। तो वो तो मैंने इसके मैंने जीवित रहते तो जाहिर है कि उतने ही तेवर के साथ इन सब चीज़ों का विरोध करते जिस तेवर के साथ उस समय कर रहे थे। तो वो तो मैंने उनकी चेतना में तो समझौता करने वाली रुचि थी ही नहीं, तो इसलिए किसी भी चीज़ से समझौता नहीं करते। लेकिन वो उसका तो सबसे बढ़िया जवाब जो है ना, वो शैलेंद्र ने अपनी कविता में दिया। शैलेंद्र की कविता है, भगत सिंह ना काया लेना अब तुम भारतवासी की, वरना तुमको मिलेगी सजा आज भी फांसी की। अच्छा। तो आज भी जो भगत सिंह बनने की कोशिश करेगा वो मारा ही जाएगा। तो उसको मैंने भगत सिंह टॉलरेट नहीं किया जा जिंदा सकता। रहने का हक जो है वो भगत सिंह को भगत सिंह के रूप में नहीं है, मूर्ति के रूप में है। हाँ। उसकी मूर्ति के जिंदा रहने का हक है, मूर्ति को खूब फैलाने का भी हक है, उसके नाटक बनाने का भी हक है, लेकिन जिंदा भगत सिंह भी चाहिए इस समाज को। नहीं, एक कहावत भी है, हमारे कहते हैं कि भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन पड़ोसियों के चाहिए। वो तो एक दूसरी बात है वो, लेकिन ये मसला सरकार से जुड़ा हुआ है। ये एक लोक श्रुति ये होती है कि मैंने हर घर में चाहते हैं कि उनका बेटा बन के अफसर बने, कुछ बने, ये बने। तो अगर भगत सिंह बनेगा तो वो कौन परिवार मिडिल क्लास का चाहेगा कि ये जाके क्रांति करे। तो ऐसे ही वो इसके साथ मिली में दूसरी कहावत भी है जी। कि हीर की तो सब कहानी सबको पसंद है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो मेरे घर में हीर पैदा हो। कि हीर पैदा होगी तो मैंने भागेगी रांझा के साथ, तो रांझा के साथ भागेगी तो हमें तो नहीं पसंद। तो वो लड़की को स्वतंत्रता भी नहीं चाहिए उनको, और लड़के का क्रांतिकारी होना भी नहीं चाहिए। तो ये तो एक लोक श्रुति वाला मामला है। लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे यही है कि भगत सिंह बनने की जो भी कोशिश करेगा जी वो ये सत्ता भी उसके साथ वही सलूक करेगी, क्योंकि इस सत्ता का चरित्र नहीं बदला है। जी। इस सत्ता का वही चरित्र है जो औपनिवेशिक सत्ता का था। तो इसलिए सर, आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी भगत सिंह पे, आपका मतलब सबसे फेवरेट क्या है उनका लिखा हुआ? कौन सा लेख आपको सबसे नहीं, ज़्यादा? देखिए ऐसा है कि अगर मैं अपने फेवरेट की बात करूं तो मेरा तो मैं नास्तिक हूँ सबसे फेवरेट, क्योंकि मैं नास्तिक ही हूँ। एक तो चलो उसकी वजह से मैं खुद भी नास्तिक हूँ उस लेख की वजह से, लेकिन उसमें उनकी थोड़ा आत्मकथात्मक है। तो एक मन से लिखा हुआ है कि मैं जब इतनी साल की उम्र में था तब तक मेरा ईश्वर में विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया था। खत्म हो गया। तो मैंने एक तरीके से वो बताते हैं कि विकास कैसे हुआ मेरा, मेरे अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे हुआ या विचारों का विकास कैसे हुआ। तो वो मैंने इसलिए मुझे तो वो ज़्यादा पसंद है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो समाज के लिए, आज के हालात के लिए वो कम्युनलिज्म वाले लेख उनके बहुत ज़रूरी हैं, और ये अछूत समस्या वाला ज़रूरी है, और ये लेटर टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स बहुत ज़रूरी है ये युवाओं के लिए। अच्छा। इनको जो एक्टिविस्ट हैं तो उनको लेटर टू यंग पॉलिटिकल वर्कर ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी से वो बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपका कार्यक्रम क्या होना चाहिए। तो इसलिए मैं तो इसमें ये समझता हूँ। आप भगत सिंह की तरफ से युवाओं को क्या संदेश मैं देना भगत सिंह की तरफ से कोई संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि भगत सिंह ने खुद अपना संदेश दिया हुआ है और मैं तो खुद उस संदेश से प्रभावित हूँ। तो मैं कैसे कहूँ कि भगत सिंह की तरफ से संदेश नहीं, भगत सिंह ने खुद ही अपना संदेश दिया, उसकी लेखन ही उसका संदेश है। तो उसी को देखना चाहिए, और उसके प्रति अगर वो कोई क्रिटिकल भी होना चाहे तो क्रिटिकल भी हो। मैंने भगत सिंह ने खुद कहा है कि अपनी आलोचना पसंद करते थे वो। हाँ, कि पढ़ो और समझो और तर्क पूर्ण लगे तो स्वीकार करो, नहीं आपको पसंद है तो रद्द करो। तो वो मैंने आज तो हम अपने लेक्चर में भी यही बात कही थी कि आप जब पढ़ो भगत सिंह को तो इस तरीके से मत पढ़ो कि आँख मूंद के पढ़ो, आप आँख खोल के पढ़ो। अगर उनकी बात कोई गलत लगती है तो कह दो कि हाँ लगता है कि भगत सिंह वाली ये बात तो सही नहीं लगती हमें, तो कह देना चाहिए। खुद भगत सिंह को भी इस बात का बुरा नहीं लगता, वो शायद पसंद ही करता है इस बात को। तो इसलिए, और ख़ास तौर पे अंधभक्ति के दौर में, अंधश्रद्धा के दौर में जो बुद्धि का विनाश का कारण बनी हुई है, तो बुद्धि को, जागृत बुद्धि बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आलोचनात्मक विवेक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या भारत की ठीक हालत है? भारत सही दिशा में चल रहा है? कहाँ सही दिशा में चल रहा है? भारत का तो गर्त में जा रहा है। मैंने जिस हालत में इसमें देश है तो वो तो मैंने गार्त में गिर रहा है। जो दौर कम से कम
पंडित नेहरू के ज़माने तक था, तो उस दौर में भी समाज में कम से कम इतनी ज़्यादा, जिसको कहना चाहिए, विद्वेष नहीं था। जी। मैंने गांव कस्बों में लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, लेकिन और वजह से होते थे, धर्मों के नाम पे तो कतई जाति धर्म के नाम पे नहीं होते कतई नहीं होते थे। तो अब तो हमने तो अपना समझते हैं कि ज़िंदगी में अच्छा वक्त गुजारा है, और आखिरी वक्त बहुत ख़राब हालत में हम देख रहे हैं समाज की हालत जो है। तो पंडित नेहरू में भी 100 बुराइयाँ रही होंगी, 100 कमियाँ रही होंगी, लेकिन उनका दौर कम से कम सामाजिक सद्भाव का दौर था, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज़्यादा सामाजिक सद्भाव जो है वो जवाहरलाल नेहरू के दौर में रहा। आज की पीढ़ी तो जानती नहीं है, तो हमारी पीढ़ी ने वो सारे दौर देखे हैं। नेहरू का भी दौर देखा है, शास्त्री का भी देखा है, इंदिरा गांधी का भी देखा है, ये तमाम दौर भी देख लिए। लेकिन इनमें जो सबसे, नेहरू के दौर में तो हम बच्चे थे, हम उस तरह के बच्चे थे जो चाचा नेहरू। तो आजकल तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप इन नेताओं को ऐसा प्यारा संबोधन कर सको, चाचा नेहरू। 2 ही लोगों को ऐसे प्यारे संबोधन मिले हैं, एक तो चाचा नेहरू मिला है और एक वियतनाम में अंकल हो मिला है। तो अंकल हो और चाचा नेहरू, बाकी तो मैंने किसी को ऐसा संबोधन मिला नहीं जी। गांधी जी को तो राष्ट्रपिता, लेकिन पिताजी तो उसको भी नहीं कहते, और राष्ट्रपिता ही कहते हैं। गांधी जी को पिताजी कोई नहीं कहता जी, गांधी को तो राष्ट्रपिता कहते हैं। तो वो प्यार का संबोधन नहीं है। अभी तो गोडसे ये जो है अंकल हो और चाचा नेहरू, ये प्यार के संबोधन है, मैंने भावना से संबोधित करता है। तो गांधी जी तो भाई इतने ऊंचे हैं, बस वो राष्ट्रपिता है। तो वो मैंने इसलिए, तो ये तो एक दौर होता है, उस दौर को हमने तो हम 17 साल के थे जब पंडित नेहरू की डेथ हुई है, लेकिन 10 साल की उम्र तक आते आते काफ़ी अब सचेत हो जाते हैं। हाँ, तो कम से कम 5-7 साल हमने जो देखे हैं वो तो बहुत कहना चाहिए कि छोटे कस्बों में हम रहे हैं, तो छोटे कस्बों में रह के भी एक बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि शांत समाज देखा। तो खबरों में भी शांत था, खबरों में भी कोई ऐसा नहीं था कि रोज, आजकल तो अखबार क्राइम रिपोर्टों से भर रहे थे। क्राइम रिपोर्ट के बिना आपको दूसरी रिपोर्ट मिलनी मुश्किल होती है, लेकिन वो हमारे बचपन में तो क्राइम रिपोर्टिंग उस तरह से होती नहीं थी। तो क्राइम ही नहीं था तो रिपोर्टिंग का, हाँ क्राइम होता था, लेकिन उस लेवल बहुत कम होता था। मैंने पूरे गांव कस्बे में, अभी तो ये अब कैमरा बंद कर दीजिए तो मैं बात दूसरी करूँ। तो हमारे कस्बे में, मेरा कस्बा है रामपुरा को, अब तो बहुत बड़ा फैल गया है। गांव एक कोई गुंडा होता था, पूरे मशहूर होता था पूरे उसमें कि फलां गुंडा है, किसी दुकान पे जाता है और उसको बहुत तंग करता है, और फिर उसका कत्ल हो जाता है। वो कत्ल से दहशत फैल जाती है पूरे कस्बे में, लेकिन साथ ही लोगों में रिलीफ की भी भावना होती है, राहत मिलती है। मर गया। मैंने इसने पूरे शहर में आतंक फैला रखा था। अब तो चारों तरफ आतंक है, कहीं जाइए पता नहीं, जिसको देखिए वो ही जो है आपको आतंकित ही करने को तैयार है। सर, जैसे भगत सिंह की राइटिंग्स आपने खोजी, इनमें कहीं ऐसा पढ़ने को मिला कि उन्होंने अपने जीवन में वो कितना अध्ययन करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, और उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी हैं? कभी लिखा उन्होंने? तो किताबों की गिनती तो कोई नहीं कर सकता उस सेंस में, लेकिन ये है कि वो उनका ये था कि उनकी जेब में किताब होती थी, और जिस भी अंडरग्राउंड थे तो जिसके पास जाते थे वहाँ चारपाई पे बैठते ही अपनी किताब निकाल के पढ़ने लगे थे, टाइम वेस्ट नहीं करते थे। हाँ, और ये तो खाली मैं नहीं, मैंने कम से कम 10-12 लोगों ने लिखा है कि वो भगत सिंह किताबों को पढ़ता नहीं, चाटता था किताबों को। अच्छा। He used to devour the books, अंग्रेजी में जो लफ्ज़ है ना devour, he used to devour the books, not read the books। तो ये तो जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं अंग्रेजी के, उन्होंने भी ये माना है कि, तो वो पढ़ने का तो उसका, मैंने दोनों चीज़ें साथ साथ चलती थी। मैंने एक तरफ भूख हड़ताल भी चलती थी, एक तरफ ये संघर्ष भी चलते थे, पिटाई भी होती थी, और दूसरी तरफ पढ़ाई भी होती थी। तो सब कुछ जो है वो साथ साथ चलता था। उनकी जो बुक्स की उन्होंने कोई सूची दी कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा है, कुछ दिया उन्होंने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया। जेल नोटबुक में जो किताबें उन्होंने पढ़ी हैं, तो उसमें उसके नोट्स हैं, बस नोट्स हैं। तो उसने, वो जेल नोटबुक असल में कोई डायरी नहीं है। अच्छा। कई बार जेल नोटबुक को आप जो है ना डायरी के रूप में देखते हो,
तो डायरी नहीं, उन्होंने पर्सनल उसमें कुछ नहीं लिखा। जो किताब पढ़ते थे उसमें जो चीज़ उनको, जैसे रिसर्च स्कॉलर होते हैं तो रिसर्च स्कॉलर अपने नोट्स लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। अपने उसके कोई कोटेशन हो तो उसको कोट नोट कर लिया, तो वो कोटेशन है, बस कोटेशन की किताब है। तो उसमें सब राइटर्स की कोटेशन है, कम से कम 144 राइटर्स की कोटेशन है शायद उसमें। तो एक बार मैंने काउंट करने की कोशिश की थी, देखा था कि कितने राइटर्स की ये कोटेशन। किसने ढूंढी सर उनकी जेल नोट? ये जेल नोटबुक असल में उनकी जेल से उन्होंने ये कुमारी लज्जावती को दी थी। अच्छा। और उससे कहा था कि इसको मेरे पिताजी को नहीं देना। और विजय कुमार सिन्हा जब जेल से बाहर आए, वो अंडमान जेल में चले गए थे उम्र कैद के लिए, तो उनको देना। लज्जा जी को कहा उन्होंने? लज्जावती को उन्होंने दी थी। लज्जावती भगत सिंह डिफेंस कमेटी की सेक्रेटरी थी। और कुमारी लज्जावती, वो ज़माना जो है ना, वो बड़ा अलग किस्म का था। वो बहुत भोले लोगों का ज़माना था, सादे लोगों का ज़माना था, आज की तरह के चालाक लोगों का ज़माना नहीं था। तो वो अपनी लेके गठरी में जो जेल नोटबुक थी, तो लाला फिरोज चंद जो है वो वंदे मातरम के एडिटर थे और अंग्रेज़ी के पीपल के भी एडिटर थे, तो लाला लाजपत राय का निकाला हुआ था। तो जाके बोली फिरोज चंद से कि भाई ये भगत सिंह ने मुझे जेल से दिया है, अगर तुम्हारे काम की कोई चीज़ हो तो देख लो। वो मैंने किया था, उसने वायलेट भगत सिंह से जो वायदा किया था, लेकिन वो एक तरीके से वायलेशन अच्छी हुई, क्योंकि उसी वजह से पीपल में एक तो हरिकृष्ण के नाम पत्र थे, तो 9 मई को ही छप गए थे। और फिर एक लेटर टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स के कुछ अंश जो है ये भी जून में छप गए। और 27 सितंबर 1931 को जो उनकी पहली बरसी होनी थी डेथ के बाद, उस दिन YMN एथिस्ट छपा उसमें पीपल में। तो ये सारी चीज़ें प्रकाश में ही ना आती अगर वो ना उसमें छापते उसमें। अब विजय कुमार सिन्हा का इंतज़ार करते करते विजय कुमार सिन्हा 38 में छूट कर आते या कब छूट कर आते, तब तक वो भगत सिंह का वो कहाँ जाती डायरी, वो कौन संभालता उसको, कौन ना संभालता। अल्टीमेटली वो मैंने डायरी पूरी बच गई और वो डायरी पहुंच भी गई। तो वो डायरी की अपनी अलग अलग कहानी है, पता नहीं कैसे पहुंची। एक डायरी मॉस्को में पहुंच गई, एक डायरी गुरुकुल कांगड़ी में थी। अच्छा। जिसको भूपेंद्र हुजा ने छापा, बाद में उसके जीबी के हुजा वाइस चांसलर थे, तो वहाँ से उन्होंने, तो मैंने जब भूपेंद्र हुजा ने छापना शुरू किया इंडियन बुक क्रॉनिकल में, तो क्योंकि हमने तीन मूर्ति में ये डायरी देखी थी, तो पहली बार मैंने वो रोहतक की पत्रिका जतन है, तो ये लोग निकालते थे मनमोहन वगैरह, तो उसी में डायरी के बारे में हमने 88 के आसपास, 85-86 के आसपास लिखा, 84 में शायद लिखा, ये जेल डायरी भगत सिंह की ऐसी है। तो उसको भी हमने भूपेंद्र हुजा को भी लिखा कि ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, ये हमने तीन मूर्ति में देखी। तो वो उनको भी अच्छा लगा कि ये कंफर्म हो गई कि ये ऑथेंटिक है। उसके बाद तो खैर अब उसके बहुत सारे एडिशन हैं, तो इसलिए। भगत सिंह का फोटो कौन सा ऑथेंटिक है, वो हैट वाला या वो? नहीं, हैट वाला एक जेल का भी फोटो आता है? सिर्फ 4 फोटो है, सिर्फ 4 फोटो है। एक उनका 10-11 साल का है, वो कुर्सी पे बैठे हुए घर में, स्कूल के बच्चे की तरह, पगड़ी है, बच्चे दिखते हैं। और उसके बाद से 16 साल की उम्र का उनके नेशनल कॉलेज का वो ड्रामा ग्रुप का फोटो है, तो उसमें पगड़ी बांधी हुई है, सफेद पगड़ी, पीछे वो फरला सा लटक रहा है। और तीसरी फोटो है, वो फर्स्ट अरेस्ट उनकी 1927 में हुई थी, तो वो चारपाई पर बैठे हैं, जंजीरें भी बंधी हुई हैं और सिर पे पगड़ी नहीं है, खुले केश हैं, वो भी ऑथेंटिक है। और लास्ट वाला 3 या 4 अप्रैल को रामनाथ फोटोग्राफर ने कश्मीरी गेट के पास जो है ना रामनाथ फोटो, उसकी गवाही है उसमें बाकायदे अदालत में कि हमने ये फ़ोटो खींचा था। तो ये चारों ऑथेंटिक हैं, बाकी सब जाली है। जाली है या पेंटिंग बेस्ड है, मैंने कोई पेंटिंग अच्छी बना देता है, लेकिन वो भगत सिंह का असली चित्र नहीं होता। भगत सिंह को और कपड़े जूतों का इनका कोई शौक नहीं थे? वो बहुत कम लोगों ने जो है ना अपने संस्मरणों में इस तरीके की चीज़ें लिखी हैं। वो कुछ लोगों ने लिखी हैं, तो कुछ लोगों ने लिखा वो खद्दर का मैला कुचैला कुर्ता पजामा पहने रहता था, ज़्यादा उसको ध्यान नहीं होता था कपड़ों का अपना। और जहाँ कहीं किसी के घर में रुकते थे अंडरग्राउंड लाइफ में, तो रात को उतार के अपना धोवा लिया और फिर पहन लिया। तो ज़्यादातर उसके पैंट वैंट पहनने, ये तो बने जब हैट वगैरह, जब क्रांतिकारी लाइफ की कंपल्शन में सब किया, तभी ये सब हैट वैट और वो सब आए हैं। नहीं तो खादी का कुर्ता पजामा पहनता था, बड़ा सादा सा।
घर बड़ा अमीर था उसका, उसको कोई कमी नहीं थी किसी चीज़ की, लेकिन वो घर के बाकी लोग भी सादे थे सब। उसमें खादी का, सफ़ेद खादी प्रचलित थी तमाम घरों में। खद्दर जिसको बोलते थे, खासतौर पे देशभक्त जो घर थे, तो उनमें सब में खादी का ही प्रचलन था। औरतों के खादी के कपड़े होते थे और सफ़ेद चुनरी खादी की होती थी। पुरुषों के खादी के कपड़े होते थे और जो पगड़ी बांधते थे वो सफ़ेद पगड़ी बांधते थे, और जो सफ़ेद सिर पे टोपी लेते थे, सफ़ेद टोपी लेते थे, वो भी खादी की होती थी। तो ये तो उसमें का कई जैसे उन पे फिल्में बनी हैं, उनमें कोई एक छोटा सा प्रसंग डाल दिया कि उनकी शादी करने वाले थे, और फिल्मों में तो यहाँ तक दिखा देते हैं कि वो उनसे मिले भी, ऐसा कुछ था? नहीं, उनकी वो तो सब किताबों में तथ्य बयान है। तो उनके पत्रों में साफ जाहिर है कि वो घर वाले चाह रहे थे शादी कर दो, इसको काबू में आ जाएगा, नहीं तो ये क्रांतिकारी बनता जा रहा है। मतलब बात चल रही थी घर? बात चल रही थी। वो बाकायदे वो गांव है माना वाला, तो उनके माँ के जो मायके हैं, तो माँ के मायके के पास का ही गांव है। तो मैं गया नहीं अभी उस गांव में, लेकिन वो शायद जो माँ का मायका है शायद वहीं से था रिश्ता आने वाला। तो ये फिर उसी समय घर से भाग गए थे और कानपुर चले गए थे। और जब बाकायदे उनके घर वालों ने जब ये संदेश दिया कि अब कोई तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी के बारे में बात नहीं करेगा, तो तुम लौट आओ, तो तब जाके लौटे थे। तो वो तो साफ ही उन्होंने पत्र में लिखा हुआ है कि मेरे दादा ने मुझे कौम के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था, तो मैं शादी के बारे में सोच नहीं सकता। तो वो लेकिन बात चली थी, इसमें कोई शक। अब कई लोग कहते हैं वो उसमें सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, मैं उसके बारे में दोनों में कुछ नहीं कह सकता। कुछ लोग कहते हैं कि जो लड़की थी वो अंत तक उसने शादी नहीं की, कुछ लोग कही, लेकिन कोई उसमें कहानियाँ हैं। हाँ, कहानियाँ ये मैंने कम से कम जो वीरेंद्र संधू वाली किताब है वो समझता हूँ कि सबसे ऑथेंटिक किताब है। उसमें ये चीज़ तो कन्फर्म है कि उसकी शादी की बात चली थी, सब कुछ हुआ था, तो ये सारी चीज़ें तो उसमें हैं। लेकिन ये बाद में जो कहानी है उसके बारे में कुछ नहीं है। भगत सिंह बहुत थोड़ा जिए, 23 साल की उम्र तक थे। हाँ, 23 साल। उन्होंने उस दौरान पढ़ भी लिया, क्रांति भी कर ली, जेल भी देख ली, भूख हड़ताल भी कर ली, पता नहीं क्या क्या कर लिया। हाँ, मैंने वो एक्सेप्शनल आदमी थे। तो एक तरीके से कम लोग होते हैं जो इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह से होते नहीं हैं। मैंने रशियन फ़िलोसफर जो हुए हैं, दुब्रोलिबोव एक फ़िलोसफर हुए हैं, तो उनकी सिलेक्टेड फ़िलोसॉफिकल राइटिंग 24 साल की उम्र में डेथ हो गई थी उनकी। 500 पन्नों में उनकी सिलेक्टेड फ़िलोसॉफिकल राइटिंग 24 साल में दे दी उन्होंने। 24 साल के में। तो इसलिए मैंने ये कीट्स वगैरह, शैली वगैरह, इनकी भी बहुत कम उम्र थी, तो इतनी प्रतिभा है। मैंने कई बार जिसको कहते हैं ना कि एक्सेप्शनल प्रतिभा होती है, तो इस तरीके से भगत सिंह में एक्सेप्शनल प्रतिभा थी। पर वो करते थे गंभीर अध्ययन ही सारा ना? हाँ, वो उनका अध्ययन तो गंभीर ही था। सब मैंने कविताएं, कहानियां नहीं पढ़ते थे। मार्क्सिज्म से लेके दुनिया भर का क्लासिक लिटरेचर जो था, शेक्सपियर से लेके, टॉल्स्टॉय से लेके, गोर्की से लेके, तमाम। और मुश्किल भरा रहा होगा किताबें उस दौरान मिल न पाना? नहीं, वो तो जब तक बाहर थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें। और राजाराम उनके दोस्त थे लाइब्रेरियन, और जब स्टूडेंट नहीं भी थे तब भी वो उनको किताबें भेजते। राजाराम जी भिजवाते थे? राजाराम शास्त्री थे लाइब्रेरियन, द्वारकादास लाइब्रेरी के, तो वो उनके दोस्त भी थे। और जेल में भी वो किताबें भेजते रहते थे। जेल में खैर राजाराम खुद भी जेल चले गए थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी वो जेल से किताबें उनको जाती थी। और वो एक लेटर में तो लिखा हुआ कि ये 12 किताबों की लिस्ट है कि ये आप किताबें मुझे भेज दो, तो वो किताबें जाती थी जेल में उनके पास। तो वो किताबों का तो उनका वो आखिर उनका अंत भी तो किताब पढ़ते पढ़ते हुआ ना। एक क्रांतिकारी दूसरे से जब वो कोई लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, लेनिन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसने आया कि आपका वक्त हो गया, तो उसने कहा रुको, मैं एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। तो लेनिन की किताब जो पढ़ रहे थे वो तो पढ़ा एक पैरा, फिर उसका पन्ना मोड़ा, तो उसने कहा चलो चलो। तो वो मैंने फांसी 24 को सुबह होनी थी। अपने वकील से, प्राणनाथ मेहता से 23 को सवेरे ही उसको किताब मिली थी। अच्छा। उसको ये था कि मैं एक रात में पढ़ लूँगा, सारी रात जाके पढ़ दूँगा और सुबह फांसी चढ़ जाऊँगा। मैंने वो पढ़ते पढ़ते ही फांसी चढ़ना था उनको, तो पढ़ते पढ़ते फांसी चढ़ गए और खुशी से चढ़ गए। मैंने कोई उसमें उनको
भगत सिंह की राइटिंग्स देखते हुए सर, आपने जब उनका पहला लिखा हुआ देखा तो बहुत भावुक आप भी हुए होंगे, कई बार ऐसे पल आए होंगे कि आप भी खुद भी भावुक हो गए उनको पढ़ते हुए। हाँ, भावुक तो चलो भगत सिंह के नाम से बहुत बार हो जाता है, और ख़ासतौर पे जो उनके बारे में जब कोई फिल्म बनती है या कुछ ऐसा होता है तो थोड़ा और उसमें। फिल्में देखी आपने उन पे बनी? हाँ, मैंने ऐसा एक बार फिल्मों पे लिखा भी था मैंने। अच्छा। वो हिंदुस्तान में लिखा था, वो तब तक 5 फिल्में बनी थी, तो उसमें हमने वो शहीद जो है सबसे पहली, वो म्यूज़िकल सबसे बेस्ट वही है मनोज कुमार वाली, लेकिन तथ्यात्मकता के लिहाज से नहीं, म्यूज़िकल के लिहाज से उससे अच्छे गाने आज तक किसी फिल्म में नहीं बने। अच्छा जी। ऐ वतन ते हमको तेरी कसम, सारे गाने उसके ऐसे हैं। लेकिन जो थोड़ी उसके विचारों के नज़दीक है या उसकी ज़्यादा रियलिस्टिक है तो लीजेंड ऑफ भगत सिंह है इसकी, अजय देवगन वाली। अजय देवगन वाली। हाँ, तो बाकी क्योंकि उसने आखिर तक दिखा दिया कि वो लेनिन वगैरह को पढ़ रहे थे ना। आए थे कोई फिल्मकार आपसे भी कुछ कभी किसी फिल्म के? नहीं, मैं एक बार हम धरने पे इकट्ठे बैठे थे, अमीर खुसरो आमिर खान हमारे साथ बैठा था, तो वो मेधा पाटकर का कोई धरना चल रहा था, तो उसमें हम साथ बैठ गए। तो जे एम प्रकाश जिसने ये बनाई है रंग दे बसंती, वो भी पास बैठे थे। तो बाई चांस मैंने रंग दे बसंती देखी हुई थी, मैंने आमिर खान से कहा, बिल्कुल पास बैठे थे, तो मैंने कहा आपने जो रंग दे बसंती फिल्म बनाई है ना, तो उसमें बहुत डिस्टॉर्शन की। वो एकदम से चौंक गया। अच्छा, तो ये इनसे बात करिए, जे एम प्रकाश से। तो खैर वो धरने पे बैठ के तो क्या बात होनी थी, लेकिन ये है कि हमने कहा कि वो उसमें आपने उसको एक टेररिस्ट के रूप में पेश किया, वो नहीं था। तो ज़्यादा बात तो नहीं हुई, जस्ट 1-2 मिनट में जो है ना, तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाई चांस वो फ़ोटो खींच लिया उस समय, तो हमारा फ़ोटो छपा हुआ है उसमें, आमिर खान और ये सब। अभी तो मेरे ख्याल में हम। हाँ सर, आपका काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके ना। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ ना आप करते रहें और सताई हो जाएं आप। शुक्रिया सर, नमस्कार। नमस्कार। आपके श्रोताओं को भी सबको अभिवादन। 2 मिनट बैठिए सर। जन्मदिवस की सबको मुबारक। जी जी, थैंक यू।